तो देखो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसके बाद उसके टाइप्स पे जाएंगे, लेकिन उसके पहले जितने हमने फार्मूला पढ़े हैं, 4 फार्मूला पढ़े हैं, अभी मैंने लिखाया भी तो चारों फार्मूला, ये रहा आपके सामने, कहाँ लिखा है ये। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 बाई टाइम पीरियड, फिर फ्रीक्वेंसी c बाय लैम्डा, c क्या है स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी, बेब नंबर का भी बोल दे 1 बाई लैम्डा, लैम्डा बेबलेंथ है, और लास्ट फार्मूला जो एनर्जी निकालने को होगा NH म्यू या NSC बाय लैम्डा, एन को क्या बोलते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स या क्वांटा, उसी के आधार पे देखो ये NCERT बुक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर आपका NCERT बुक से, इसमें मैं डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूँ। वैल्यू क्या था जी बताइए, लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ था वेवलेंथ 616 नैनोमीटर। अच्छा जिनका पहला क्लास है सुनिए, आपको कभी कभी यूनिट ऐसा मिलेगा, माइक्रोमीटर मिलेगा, मिलीमीटर मिलेगा, है ना, या फिर नैनोमीटर मिलेगा, या फिर पिकोमीटर मिलेगा। सुनिए इसको बदल लेते हैं मीटर में, तो मिली का तो पता होगा 10⁻⁻3, अब माइक्रो का, इसका नैनो का, नैनो होता है 10⁻9, अब पिको कितना होता है, तो ये छोटा सा वैल्यू रखिएगा याद। आप देखो ये SI यूनिट में नहीं है, लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, वेवलेंथ का भी यूनिट क्या होगा, लेंथ है तो मीटर, तो इसको हम किस में चेंज कर लेंगे मीटर में। तो आइए इसको मीटर में चेंज करते हैं, तो 616 इंटू 10⁻⁹ मीटर वेवलेंथ मिल गया मुझे। और डी ऑप्शन में मुझे एनर्जी दे रखा है, एनर्जी कितना है उसने बोल रखा है, एनर्जी जो है मेरा 2 जूल है, कितना 2 जूल। अब बताइए फार्मूला कौन सा लगाएंगे, पता है आपको, आपको निकालना है क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स, क्या निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन्स, यानी कैपिटल N निकालना है। बोलो कोई दिक्कत, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, एनर्जी का फार्मूला तो पता ही है तुमको, NHC बाय लैम्डा, N निकालना है ना जी। तो एक काम करो इसको इधर भेज दें, तो क्या हो जाएगा एनर्जी इंटू लैम्डा, और ये HC कहाँ चला जाएगा, यहाँ नीचे डिवाइड होगा HC। बोलो इसमें कोई दिक्कत, अब सब वैल्यू पता है, सब वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा जी 2, एनर्जी कितना जूल है 2, और वेवलेंथ कितना है 616 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई H का वैल्यू कितना होगा 6.6 इंटू 10⁻⁻4। H का ये वैल्यू होता है, जो आप चाहो तो याद रख सकते हो, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो यही वैल्यू होता है, ये फिक्स होता है, या तो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा या ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो H की वैल्यू इतना, और C का वैल्यू, C क्या है अभी लिखा था स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड ये होता है जी, ठीक है। तो ये वैल्यू बार बार यूज होगा, तो हम लिख लेते हैं 3 इंटू 10⁸। अब इसको सॉल्व करना है, तो कौन सी बड़ी बात है, आप सॉल्व कीजिए इसको। आप एक काम करो, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, ये दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए 12 32, ये आएगा, किसी को दिक्कत, नंबर को नंबर के साथ, ये नंबर और ये एक नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 19.8 आएगा, और 10 के पावर को एक साथ कर दीजिए सबको, ये ऊपर है 9, ये बताइए ये जनाब ऊपर जाएंगे तो इसको, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इनटू ये ऊपर जाएगा तो माइनस है तो प्लस, ये तो सबको पता है। आप बताओ बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड नहीं हो जाएगा, इसका डेसिमल भी हटा दीजिए तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो 1 2 3 2 0 को डिवाइड कर देंगे 198 से, आ जाएगा आंसर। चलिए पहले बताइए 10 का पावर कितना आएगा, ये माइनस, अरे ये दोनों जुड़ जाएगा 17, -17 प्लस 34, इन दोनों को जोड़िए ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 17, और इसको आप घटाइएगा कितना आ जाएगा 17 आएगा, प्लस वाला ना बिगड़ साइन लेते हैं तो प्लस आएगा, यानी 10⁻17, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। आप इसको डिवाइड नहीं कर लोगे तो क्या है आप लोग का वैल्यू 62.2 इंटू 10⁻17 इतना रहा है। अच्छा वो चेक कर लेंगे हम लोग, तो चलिए जल्दी से डिवाइड करके बताइए आंसर कितना रहा, आप लोग देखिए सब डिवाइड करके। अच्छा बताइए ये समझ में आया, जो नए लोग उनको समझ में आया, कोई दिक्कत है, बस फार्मूला पुटेंगे, सब वैल्यू पुट करो, बाकी कैलकुलेशन है। और रहा बात इस डेसिमल की बात, तो देखो ये डेसिमल जो आया यहाँ पे,
ठीक है। उसको जब भी हम एक डिजिट अगर लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, एक ऐड हो जाएगा। तो यहाँ 18 कर दो, या फिर तुम एक काम करो, सीधा सीधा इसको ये 1232 इंटू 198 ये डिवाइड कर लो, और ये 10 को इधर लिख दो। लिख सकते हैं ऐसा? देखिए बताइएगा आप लोग, 10 इंटू 10⁻17, क्या ये हम नहीं लिख सकते हैं जी? और इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 6.2, और ये 10⁻1 और 17 दोनों ऐड हो जाएगा, 10 का पावर कितना हो जाएगा 80। तो ये बुक से आंसर मिलाने के लिए, क्योंकि इसको साइंटिफिक नोटेशन कहते थे, पहले पढ़ाया था, तो बुक में जनरली एक डिजिट के बाद ही डेसिमल रहेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा कहेगा हम ये आंसर लिख के आते हैं, तो हाँ बिल्कुल सही है, दोनों वैल्यू सेम है, कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं ना। तो ये था तुम्हारा 47 का डी का आंसर। अब बताइए नेक्स्ट 48 बना सबसे? कोई डाउट है किसी को 48 में? नहीं है ना? 48 थोड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन सेम है, मैं समझा देता हूँ 2 मिनट में, बाकी आप बना लीजिएगा। 48 में क्या कह रहा है? एक एस्ट्रोनॉट है, कौन है जी? अंतरिक्ष यात्री। वो सिग्नल भेजेगा ना कि हम यहाँ पे हैं, ठीक है, तो सिग्नल भेज रहा है, ठीक है। अब वो सिग्नल जब भेज रहा है, इफ़ द फोटोन डिटेक्टर रिसीव, वहाँ से सिग्नल भेजा, अंतरिक्ष से अपना सिग्नल भेजा और यहाँ रिसीव हुआ, तो बोल रहा है कि जब रिसीव हो रहा है, डिटेक्टर रिसीव अ टोटल एनर्जी, कितना एनर्जी ये रिसीव कर रहा है? जब वो सिग्नल आ रहा है तो एनर्जी, भाई सन से भी लाइट आ रहा है तो हमको एनर्जी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हीट एनर्जी मिल रहा है, तभी तो गर्मी आ रहे हैं। तो वो एनर्जी उन लोग वैल्यू बता दिया है, कितना है? 3.15 इंटू 10⁻⁻18 जूल। इतना एनर्जी क्या हो रहा है जी? रिसीव हो रहा है फ्रॉम अ रेडिएशन। और रेडिएशन कितना है? ये लिखा है वो लोग 600 नैनोमीटर। तुम बताओ, ये वैल्यू देख के नहीं बता दोगे कि किसका वैल्यू है? बताओ, एनर्जी तो ऑलरेडी हो गया, बचा कौन? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो बताओ, आपने नहीं पढ़ा लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो ये कौन है मेरा? वेव लेंथ। इससे भी पहचान सकते हो, हालांकि वो रेडिएशन के नाम से दिया है, लेकिन आप पहचान सकते हैं कि नहीं? और जैसा ही कोई क्वेश्चन में वैल्यू मिले, उसको हमेशा किस में बदल लो? SI यूनिट में। SI यूनिट इसका मीटर होता है, तो इसको मीटर में बदल लिए, यानी -9 लिख दे नैनो को, इतना मीटर। बोलो इसमें कोई दिक्कत? आया बात समझ में? ठीक, आगे बढ़िए। आगे क्या कहेंगे? कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स रिसीव बाय द डिटेक्टर। वो जो डिटेक्टर है ये कितना फोटॉन्स रिसीव किया? नंबर ऑफ फोटॉन्स रिसीव, कितना रिसीव करेगा ये पूछ रहा है सवाल। यानी कुल मिला के आपको ये जो सिग्नल चला यहाँ से, उसका क्या निकालना है भाई? कितना फोटॉन्स आया, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स, यानी कैपिटल N निकालना है। बताओ सेम क्वेश्चन है कि नहीं? कैसे पता चला? एनर्जी है और फोटॉन्स निकालना है, तो N = hc/λ। लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है, एनर्जी दिया हुआ है, hc तुम जानते हो, N का वैल्यू निकालना है। सिमिलर क्वेश्चन है कि नहीं? पिछले में यहाँ एनर्जी 2 जूल था और लैम्डा कुछ 616 था, यही था ना? अब की भी वही है, तो N निकालना होगा, तो क्या करोगे? लैम्डा को इधर भेज दो, लैम्डा h/c। अब बताओ, तुमको सब वैल्यू तो पता है। एनर्जी कितना है जी? 3.15 इंटू 10⁻⁻18। और बताइए लैम्डा कितना है? लिखा हुआ है। और ये दोनों वैल्यू तो कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू तुमको पता ही है। h का वैल्यू कितना होता है? 6.6 इंटू 10, और c होता है स्पीड ऑफ लाइट। क्या ये कैलकुलेट हो जाएगा? इसमें सब नंबर को एक साथ कर दीजिएगा, नंबर को एक साथ कर दीजिएगा, ये नंबर हो गया। इधर नंबर कौन है? 6.6 इंटू 3, और 10 को भी एक साथ कर दीजिएगा। 10 को एक साथ कीजिएगा तो क्या क्या आएगा? 10⁻−18 और 10⁻−9, और ऊपर इसको भेजिए तो ये क्या हो जाएगा जी? ये 8 वाला माइनस में नहीं चला जाएगा? अच्छा, अब वो ये जो वैल्यू जाएगा 10⁻14, ये प्लस में आ जाएगा, तो 10 का पावर जोड़ लीजिएगा और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये आसान है जी, 2 जीरो से ये डेसिमल हट जाएगा, खाली 6 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा कि नहीं? तो ये डेसिमल हट जाएगा ये दोनों जीरो के साथ, और 6 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अच्छा, ये कट भी जाएगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई मत करो, पहले काटो, अगर कट जाता है तो 6, और ये हो गया तुम्हारा कितना? 6.6 इंटू 13,
जो कट रहा है काटिए। 10 का पावर कितना आएगा खाली ये बताइए, बाकी लोग यहाँ तक लिख लीजिए। हाँ जी, माइनस वाला ये -18 9 कितना हो जाएगा 27, और उसमें 8 जोड़ोगे कितना आ जाएगा। जैसे ये मैं कह रहा हूँ कि -18 -9 अब -8 सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा बताइए तो। 27 और 8 35 आएगा माइनस में। इधर क्या है बगल में प्लस में, तब प्लस वाला माइनस के साथ घट जाएगा। तो आइए +34 और -35 घटाइएगा तो कितना आएगा -1। बिगर वैल्यू माइनस वाला है तो -1, यानी 10 टू द पावर कितना आया -1। सुनो ई डेसिमल हटाओगे तो यहाँ 10 नहीं आ जाएगा, ऊपर आएगा ना 10। बताओ ये 10 और 10 कट नहीं गया, कोई दिक्कत। अब बहुत आसान तो है जी, ये 3 से इसको काटो कितना आ जाएगा 2, और 2 को इससे कट कीजिए तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। 33 से ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो कोई बात नहीं, आप डिवाइड कर दो उसमें। 3 से कटेगा, काट लीजिए 3 से, और छोटा कर लीजिए वैल्यू को। 3 से काटिएगा ये कितना आएगा जी 105, आइए 11। अब आप इसको काटिएगा, ये वैल्यू कुछ 9.8 समथिंग आएगा, 9.54 ऐसा कुछ आ रहा है, ये आ गया वैल्यू। बोलो कोई दिक्कत, आंसर आ गया, ठीक है लिख लो। हो सकता है बुक में आंसर 10 दिया होगा, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स एग्जैक्ट वैल्यू हम लेंगे तो नंबर बता रहे थे अप्रॉक्सीमेटली कितना हम लिख सकते हैं आंसर 10 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत किसी को इसमें ये। हाँ अब बताइए प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने क्या बताया, आपको पता है। चलिए थ्योरी को याद कीजिए, प्लैंक क्वांटम थ्योरी ना, प्लैंक थ्योरी को हम बात कर रहे हैं, तो यही ना पूछ रहा था मैं जी अभी। तो सुनिए प्लैंक थ्योरी क्या बताया, एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, ये बताया कि नहीं उन्होंने, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, ये आपको समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब तुम क्या समझे कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एनर्जी बढ़ेगी, तो इसका उल्टा हम पूछे एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। अरे दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये मतलब होता है। तो एनर्जी बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। बोलो कोई दिक्कत। अच्छा दूसरा फार्मूला फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, मैं इधर लिख रहा हूँ c/λ, c कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या 1/λ लिख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत। तो फ्रीक्वेंसी के जगह पे लिख दिए 1/λ, इसमें कोई दिक्कत किसी को है ना। प्रोपोर्शनल साइन को अच्छे से सीखिए, काहे कि इससे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आपके बहुत आता है, और इस तरह के क्वेश्चन ही कंपटीशन में ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इतना कैलकुलेशन करने वाला नहीं देगा, ज़्यादातर ये सब आते हैं। तो देखिए अब ये लैम्डा आपने बात किया, तो हम पूछे लैम्डा फ्रीक्वेंसी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली, इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि अगर ये बढ़ेगा जनाब, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो बताइए लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा घटेगा। या दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि लैम्डा अगर घटेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, अगर एनर्जी बढ़ेगा तो लैम्डा, ये बात समझ में आ रहा है ना, इन्वर्सल। या लैम्डा अगर घटेगा तो एनर्जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं ना। तो ये रिलेशन में लिखने में कोई परेशानी किसी को नहीं। तो इसी के आधार पे अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो आज का टॉपिक हमने लिया है। तो लिखो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये नाम बहुत बड़ा लग रहा है आप लोगों को, लेकिन ये काम बहुत छोटा सा है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR, शॉर्ट में क्या लिखेंगे EMR, ये बताया था मैंने 12th के फिजिक्स में भी आपको पढ़ना है। तो टाइप्स हमने एग्जाम्पल तो बता ही दिए हैं आपको, बताइए कौन कौन टाइप था। सबसे पहले हमारा रेडियो किस पे काम करता है, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स इस पे काम करता है। हमारा रेडियो, टीवी, मोबाइल सब इसी पे काम करता है। धीरे 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 हम बढ़ते हैं और आगे बढ़े और आगे बढ़े। बताइए नेक्स्ट कौन आएगा रेडियो वेव के बाद, रेडियो वेव के बाद कौन आता है, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव देखे हो, हाँ उसमें जो रेडिएशन निकलता है वो कौन है, माइक्रोवेव, वही माइक्रोवेव है। या तुमको बता दें तो इस सैटेलाइट में यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं,
सैटेलाइट बहुत दूर से ना आ रहा है जी ट्रांसमिशन, अगर दूर से आ रहा है तो एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं, तो इसीलिए माइक्रोवेव यूज करते हैं। इससे काम नहीं चलेगा, वीक हो जाएगा। इससे काम हमारा थोड़ा दूरी से चल सकता है, टावर से एक टावर से दूसरे, एक शहर से दूसरे शहर। तो यानी मोबाइल फ़ोन, रेडियो, टीवी का ट्रांसमिशन करना हो तो हम किसके द्वारा करते हैं? माइक्रो। आजकल हम यही रेडिएशन बढ़ा रहे हैं ना, इसको बढ़ा रहे हैं मोबाइल फ़ोन में, ताकि 3G 4G 5G डाटा का स्पीड बढ़ाना है। स्पीड बढ़ाना है तो क्या करना होगा? देखो आपको स्पीड बढ़ाना है कोई गाड़ी का, तो गाड़ी का स्पीड कैसे बढ़ाते हैं बताइए, सोचिए, सिंपल सी बात, फ्यूल का कंजम्पशन ज़्यादा करो, ज़्यादा करोगे तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, एनर्जी ज़्यादा मिलेगी जल्दी चलेगी। पहले याद है स्टीम वाला गाड़ी चलती थी, रेलगाड़ी, है ना, स्टार्ट होने में 2 मिनट लगा देता था, धीरे धीरे खींचता था। धीरे धीरे कोयला आया, कोयला के बाद क्या आया, है ना, डीजल, उसके बाद अब इलेक्ट्रिसिटी, तो और एनर्जी बढ़ा दिए तो फास्ट चलने लगा। आ रहा है समझ में? तो एनर्जी बढ़ाइएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और दूर से आना है तो भाई स्पीड बढ़ाना है। माइक्रोवेव में कौन काम करता है जी? सैटेलाइट। सैटेलाइट का जो ट्रांसमिशन है वो किस पे काम करता है? माइक्रोवेव। इसके बाद होता है इंफ्रारेड। यही क्वेश्चन हम बोले थे कि बीपीएससी में पूछा था, नहीं क्या पूछा था जी? इंफ्रारेड कहाँ मिलता है? 4 एग्जाम्पल दिया था, आप बताइए कहाँ मिला? वेल्डिंग। वेल्डिंग होते हो देखे हो? इस सब को आँख से देख नहीं सकते हैं, देखिएगा तो रेडिएशन इतना हैवी होगा कि आपको आंख बंद करना पड़ेगा। या फिर देखते होगे बिल्डिंग करने वाले कैसा चश्मा लगा लेते हैं? काला रंग का, नहीं कि दिखेगा नहीं, तो वो है। सन को भी डायरेक्ट हम लोग नहीं देख सकते हैं। इनमें बहुत ये सब रेडिएशन हमको नहीं दिखता है। मोबाइल फ़ोन से जो रेडिएशन निकलता है आपको दिखता है? नहीं, हमें बस एक ही रेडिएशन दिखता है, वही अगला कौन दिखता है जी बताओ? हाँ, तो नेक्स्ट है आपका विजिबल। विजिबल रे दिखता है हमें, इसी में हम लोग देख सकते हैं, जिसको तुम लाइट एनर्जी भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? लाइट। ह्यूमन आई के लिमिटेशन है, वो केबल और केबल इसी में देख सकता है, बाकी सब हमें दिखता नहीं है, उसके लिए अलग से इक्विपमेंट आते हैं, उससे लगा के दे मशीन से। इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आता है सनलाइट से कौन आता है? यूवी रे, तो यूवी रे आता है। उसके बाद एक्सरे, एक्सरे से भी के बाद भी कौन आएगा? गामा रे, और लास्ट में कॉस्मिक रे। अच्छा, ये है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बोलो कोई दिक्कत? ये तो तुम विजुअल रे जान ही रहे हो, लाइट जिसको हम देख सकते हैं, लाइट एनर्जी। यूवी रे तुम जान ही रहे हो, सनलाइट से आता है। किससे आता है ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, सनलाइट से आता है। एक्सरे जानते हो ना, फ्रैक्चर बोन को डिटेक्ट करने में पता करते हैं। गामा रे उससे भी ज़्यादा फास्ट चलता है, उससे भी ज़्यादा फास्ट। और सबसे फास्ट कौन? कॉस्मिक रे सबसे। तो हम पूछे अगर तुमसे, तुम नहीं भी इनके बारे में जानते हो, लेकिन हम पूछे कि इन सब में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, तो तुम क्या बताओगे? क्यों बताए? क्योंकि तुमको पता है कि एक्सरे तो इतनी स्पीड से चलता है कि शरीर को पार कर जाता है, और अगर शरीर को हमारे पार कर जाता है, बोन से ना रिफ्लेक्ट होता है जी। इमेज में किसका आता है? याद रखिए, इस दुनिया में हम वही सब्सटेंस देख सकते हैं जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। जैसे ये आपको बोर्ड दिख रहा है, इससे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इसीलिए दिख रहा है। मैं दिख रहा हूँ, है ना, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन हमारे और इनके बीच में एयर भी है ना, वो दिखता है आपको? नहीं, क्योंकि एयर को वो पास कर जाता है, एयर से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो हमें वो चीज़ें नहीं दिखती है। तो सुनिए, तो इसी तरह से जब एक्सरे पास करेगा ह्यूमन बॉडी से, तो आप देखना ह्यूमन बॉडी का केवल स्केलेटन मतलब हड्डी का ढांचा आएगा, और उसमें पता चलता है कि कोई क्रैक है या नहीं है, यानी ये बोन से रिफ्लेक्ट हो रहा है, बहुत ही सॉलिड सब्सटेंस है, उससे रिफ्लेक्ट हुआ। अदरवाइज ह्यूमन बॉडी को पार कर गया, पार किया कि नहीं किया? एनर्जी पार कर जाता है। तो बताइए, ये इसके पास एनर्जी ज़्यादा है तभी तो पेनेट्रेट करके आगे निकल जा रहा है शरीर को, इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। तो ये शरीर को पार करेगा तो हमें सेल, जो ह्यूमन बॉडी के सेल हैं वो मरेंगे कि नहीं जी? कोई एनर्जी आगे सीधे पार करके चला जाए तो हमें सेल मरेंगे ना, तो ये हार्मफुल बहुत होता है। लेकिन अब कभी किसी को अगर बोन्स में फ्रैक्चर है तो पता करना जरूरी है, तो उसके लिए यूज करते हैं, बराबर यूज नहीं करते। इसीलिए कहा जाता है कि ये मोबाइल फ़ोन, टीवी, ये सब है ना, मोबाइल फ़ोन जो कान में लगा लगा के बतियाते रहता है, उससे भी बहुत नुकसान होता है हमारे ह्यूमन बॉडी पे। क्यों? क्योंकि आप कान के पास रखिएगा तो उसका रेडिएशन क्या हुआ, इधर से निकला इधर निकल गया। अब बताइए, माइंड में होते न्यूरॉन्स, है ना, तो न्यूरॉन्स पे क्या असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आया बात समझ में? इसलिए कहते हैं फ़ोन को थोड़ा दूर रखिए, सोने समय पास मत रखिए, ये सब प्रिकॉशन बताया जाता है ना। क्यों बताया जाता है? कि उससे जो रेडिएशन निकल रहा है, उससे जो एनर्जी निकल रहा है, वो हमारे माइंड को डिस्टर्ब करेगा, इसीलिए पास ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, या कम यूज करना चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना यूज करना। आया बात समझ में? कोई दिक्कत? चलिए, अब इसके बाद एक्सरे हो गया, गामा रे, और लास्ट में कॉस्मिक रे। तो हम समझ गए कि एनर्जी जो होगा
गामा रे का उससे भी ज़्यादा एनर्जी होता है और सबसे फास्ट कॉस्मिक रे। यानी हम तुमसे पूछे, एनर्जी को हम ये लिखते हैं शॉर्ट में, तो एनर्जी ऊपर जाने पे क्या होगा जी, इंक्रीज होगा। ये हो गया इंक्रीज का सिंबल कि ऊपर जाने पे बढ़ेगा। तो इन सब में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका, सबसे कम किसका, रेडियो। अच्छा, अब तुमसे हम पूछे फ्रीक्वेंसी किधर बढ़ेगा, बताइए फ्रीक्वेंसी किधर बढ़ेगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। क्योंकि अभी आपने पढ़ा है, देखिए रिलेशन देखिए, एनर्जी के बढ़ने से फ्रीक्वेंसी तो ऊपर ही ना बढ़ेगा जी, बोलिए कोई दिक्कत। यानी कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका, कॉस्मिक, और सबसे कम किसका, रेडियो। अच्छा, अब हम पूछे वेवलेंथ, तो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा या एनर्जी ज़्यादा उसका वेवलेंथ सबसे कम, और जिसका एनर्जी सबसे कम, एनर्जी सबसे कम किसका था, तो इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किधर होगा, यानी डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नीचे की ओर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सॉरी वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज ना जी। अरे अच्छा एक मिनट, हम पूछे इधर जाने पे एनर्जी क्या हुआ, एक और लाइन बना लो, घटेगा ना, ऊपर बढ़ रहा है तो नीचे घट रहा है, एनर्जी घटेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एनर्जी घटेगा, सॉरी वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, उल्टा है ना, अपोजिट। तो यहाँ पे वेवलेंथ का वैल्यू इंक्रीज, यानी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका, रेडियो वेव का। वेवलेंथ ज़्यादा होने से फ़ायदा क्या हुआ, देखो सुनियो, ये लेंथ इसका बढ़ गया, तो ट्रांसमिशन लाइन में अब समझे कि क्यों इसका यूज करते हैं, रेडियो टीवी फ़ोन में हमने इसका यूज क्यों किया, क्योंकि इसीलिए किया क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा फास्ट था। जितना बड़ा वेवलेंथ होगा उतना जल्दी हम तक पहुँचेगा। अरे मतलब वो टावर जो लगा हुआ है उससे वहाँ से वेवलेंथ अगर ज़्यादा आएगा, ठीक है, वेवलेंथ का लेंथ बड़ा होगा तो जल्दी पहुँचेगा ये। अरे इस बात समझ में, एक छोटा बच्चा चल रहा है और एक बहुत बड़ा मतलब थोड़ा बड़े इंसान चल रहा है, दोनों का अंतर क्या होगा चलने में, दोनों के अंतर में ये होगा कि वो छोटे स्टेप से चल रहा है, कम लेंथ कवर करेगा, 1 फुट 1 कदम चलने में, और ये बड़ा इंसान ज़्यादा लेंथ कवर करेगा, तो जल्दी कौन पहुँचेगा, बिगड़ लेंथ वाला। इसीलिए आप समझे कि क्यों हम रेडियो ट्रांसमिशन के लिए रेडियो वेव यूज़ करते हैं। ट्रांसमिशन के लिए क्या यूज किया जाता है, ट्रांसमिशन मतलब जो वेव्स जा रहे हैं, आप मोबाइल फ़ोन में ले लो या टीवी में ले लो, उसमें क्या यूज किया जाता है, रेडियो वेव। तो रेडियो वेव का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसमें वेवलेंथ होता है, और यही वेवलेंथ तो बिकता है जी, इसका वेवलेंथ बिकता है। आप लोग में गए होगे, वेवलेंथ तो हर कंपनी खरीदती है, उस लेंथ में दूसरी कंपनी यूज नहीं कर सकती है। 2G स्कैम सुने हो, स्कैम मैंने घोटाला, 2G स्कैम सुने हो, यही सब स्कैम होता है। स्कैम क्या होता है, देखो हमारे देश की प्रॉपर्टी है, समझिए थोड़ा सा, हमारे देश की प्रॉपर्टी है, मान लो वेवलेंथ है, आपको एक एग्जांपल देते हैं लेंथ को समझने के लिए। रेडियो जो चलता है, तुम लोग चलाते हो एफएम, बोलता है 98.3 एफएम आप सुन रहे हैं, है ना, सुन रहे हैं ना, तो ये क्या है 98.3 किलो हर्ट्स ऐसा बोलते होगा, देखना जाके रेडियो पे KH लिखा रहता है, हर्ट्स हो गए फिर, तो ये है ना KH, या मेगा हर्ट्स, या क्या रहेगा मेगा हर्ट्स, ये काम करेगा। तो इस फ्रीक्वेंसी को उसने खरीद लिया है, मतलब कि उस पर केवल रेडियो चला सकता है, दूसरा और कोई ट्रांसमिशन नहीं कर सकता। आ रहा है बात समझ में, तो इसी की बोली लगती है। अब इसको अगर वो सस्ता बेच दिया, कुछ लोग जो तो ना हमारे जान पहचान उनको दे दिया, तो वही क्या हो गया, स्कैम। क्योंकि जिसकी वैल्यू ज़्यादा थी उसको करोड़ों में बेच सकते थे, उसको आपने लाखों में बेच दिया और उनको दे दिया, का बदले में कहा कि हमको मेरे घर पे पहुंचा दो, तो देश की प्रॉपर्टी घट गई ना जी। हाँ, जिस वैल्यू की मान लो कीमत एक आपके समझने के लिए 10 करोड़ थी, हमने बोला कि एक काम करो ना, 1 करोड़ में तुम खरीद लो, अब 5 करोड़ हमको दे दो, तो फायदा किसको हुआ, एक व्यक्ति को हुआ, देश को फायदा हुआ, देश का तो नुकसान हुआ। इसी को बोलते हैं स्कैम। आया बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो खैर ये स्कैम वगैरह छोड़ो, अब आप वापस आओ, और इसमें क्वेश्चन आपका क्या आएगा एग्जाम में वो समझिए। क्वेश्चन ये आएगा, यही आएगा कि आपको बताना पड़ेगा कि इसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो कॉस्मिक की होती है, और ऑर्डर अरेंज करने आएगा। क्या आएगा, ऑर्डर अरेंज करने। ऑर्डर मतलब समझ रहे हो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, 3-4 नाम दे देंगे और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिक्रीजिंग हो। आया बात समझ में, तो चलो जल्दी से तुम लोग अरेंज करके खुद से दिखाओ। तो अगर एनर्जी को हम बोले कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो लिखो तो खुद से, डिक्रीजिंग ऑर्डर
सेम चीज़ तो फ्रीक्वेंसी भी अरेंज करो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और सेम चीज़, हाँ पहले इतना करो अरेंज। डिक्रीजिंग लिखने आपको आता है, देखिए सिंपल सी बात है, आपको बोला है इसको किस क्रम में लिखना जी, घटते क्रम में। हिंदी में क्या बोलते हैं डिक्रीजिंग को, घटते क्रम में। इस शॉर्ट में हम लिख दिए हैं, इसका मतलब है डिक्रीजिंग। क्या मतलब है, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग यानी एनर्जी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो एक बात बताओ, अगर हमको वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है और 852 है, हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर लिखना है, डिक्रीजिंग। तो अब बताओ, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो हम सबसे पहले कौन सी वैल्यू लिखेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू। सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, 8, फिर 5, फिर 2, सबसे छोटी वाले को लास्ट में। यही तरीका होता है ना। अच्छा, इसमें कॉमा लगाते हैं, नहीं ये लगाते हैं, ये ओपन माउथ जिधर रहेगा वो बड़ी वैल्यू होगी। क्या होगी, बड़ी वैल्यू। तो ये बात समझ में आया, बोलो इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो ये तो हो गया कौन सा ऑर्डर, इंक्रीजिंग। इसी को अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर, अगर इसी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो तो लिखो, तो खुद से लिखिए आप लोग। इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे, क्योंकि दोनों लिखना सीखिए। ये एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है अरेंज करने के लिए, और इसमें ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कारण। ठीक है, कुछ उल्टा पुल्टा लिख देगा और मार्क्स खो देगा, और आप जानते हो कि ये सब आता है एग्जाम में। तो देखिए इंक्रीजिंग लिखना है यानी बढ़ते क्रम में, तो छोटे वैल्यू से शुरू करेंगे। छोटा वैल्यू इसमें कौन है, 2, उसके बाद 5। आइए माउथ किधर देंगे, ओपन माउथ, जिधर इधर बढ़ते ना जा रहा जी, तो ये इधर की तरफ, यही घूम जाएगा। आ रहा है बात समझ में, तो कोई दिक्कत। तो आप बताओ, इसको अगर हमको अरेंज करना है तो सबसे बड़ी वैल्यू घटते क्रम में लिखना है, यानी सबसे बड़ी वैल्यू से। सबसे बड़ी वैल्यू कौन, तो सबसे बड़ी वैल्यू हो गई कॉस्मिक। उसके बाद कौन, एक्सरे। कौन होगा, एक्सरे। उसके बाद पहले गामा फिर एक्सरे, गामा एक्सरे। उसके बाद कौन होगा, यूवी रे। तो रे तो सब में आ ही रहते, रे को छोड़ देते, यूवी लिखते खाली, यूवी रे। उसके बाद विजिबल, और नेक्स्ट कौन आएगा जल्दी बोलिए, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को हम शॉर्ट में IR लिख देते हैं, इंफ्रारेड को IR। फिर कौन आएगा, माइक्रोवेव, और लास्ट में कौन आएगा, ये कौन सा क्रम लिखा, रेडियो वेव्स। ये कौन सा क्रम है, घटते क्रम। देखो सबसे छोटा लास्ट में, सबसे बड़ा पहले। बोलो कोई दिक्कत, कितने लोग का ईमानदारी से आंसर सही था, ठीक। आप बताओ फ्रीक्वेंसी को भी लिख सकते हो ना, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या आएगा, सेम आएगा या डिफरेंट आएगा, अलग से लिखने की जरूरत है नहीं, सेम ही ऑर्डर आएगा, क्योंकि फिर से क्या आ जाएगा, कॉस्मिक, देन एक्स, देन गामा, देन यूवी, एंड देन विजुअल। विजुअल के बाद कौन, इंफ्रारेड, एंड देन माइक्रोवेव, और लास्ट में कौन आएगा, रेडियो वेव्स। बोलो इसमें कोई दिक्कत, ये समझ में आ गया, ठीक। यही दोनों क्वेश्चन को अगर हमको दे दे, जल्दी से लिखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में लिखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलिए ट्राई कीजिए तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एनर्जी को खाली ट्राई कीजिए, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों लिखिए। तो देखिए अगर मान लो इसी क्वेश्चन को आपको दे दे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, मतलब छोटे वैल्यू से बड़े वैल्यू के। सबसे छोटा एनर्जी किसका होगा, रेडियो वेव। तो आप सबसे पहले लिखोगे रेडियो वेव, और उसके बाद ये सिंबल किधर जाएगा, इस तरफ घूमेगा, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू कौन हो जाएगी, माइक्रोवेव। इससे बड़ी वैल्यू इंफ्रारेड, और फिर विजिबल, और फिर एंड देन बताओ यूवी, यूवी रे। उसके बाद एक्स रे, और फिर गामा रे, और फिर उसके बाद एक्स रे, गामा रे, और लास्ट में कॉस्मिक रे। बोलिए कोई दिक्कत। अच्छा इसी क्वेश्चन में पूछते फ्रीक्वेंसी बताओ जी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ऑर्डर सेम या डिफरेंट, सेम, यानी फ्रीक्वेंसी का भी ऑर्डर वही होगा। तो इसी में फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए, अलग से मत लिखिए। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें। यही क्वेश्चन हम आपसे वेवलेंथ के टर्म में भी पूछ सकते हैं ना, एग्जाम यही पूछेगा आपसे वेवलेंथ के टर्म। तो वेवलेंथ बताइए, पहले तो आप लिखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में।
चलो दोनों ऑर्डर में लिखिए और जिसका दोनों हो जाए कॉपी मुझे दिखाइएगा। फटाक से दोनों ऑर्डर में लिखिए। और वेवलेंथ में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में ये। देखो कुछ लोग को प्रॉब्लम आ रहा है, ये जान रहे हो, आप आंसर मिलाइए ईमानदारी से और बताइएगा कि सही है कि नहीं। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ही जान रहे हो, अपनी कॉपी आप ही चेक कर रहे हो, तो ये पता होना चाहिए कि सही है कि नहीं। देखिए हम पहले बात दो चीज़ डिसाइड कर लीजिए दिमाग में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी लिखना है। ये नहीं कहोगे इसको वहाँ ऐसे कर देंगे वैसे घुमा देंगे, अरे एग्जामिनर घुमाने का मौका देगा, आपको बताएगा थोड़ा ही, वहाँ तो आपका कॉपी चेक हो जाएगा और मार्क्स कट हो जाएंगे। तो देखिए वेवलेंथ की बात कर रहा है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किस ऑर्डर में लिखना है? डिक्रीजिंग। अब हम मेरे दिमाग में होना चाहिए कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी वैल्यू हम सबसे पहले और सबसे छोटी वैल्यू सबसे लास्ट में, ऐसा ही ना है? और तरीका यही ना है, बीच में और जो भी वैल्यू रहेगा ऐसा लिखेंगे, ठीक। अब बताइए सबसे बड़ी वैल्यू, लेकिन किसका वैल्यू? वेवलेंथ का। सबसे बड़ी वैल्यू वेवलेंथ कौन होगा? ये दिमाग में बैठा, रेडियो वेव। और सबसे छोटी कौन? कॉस्मिक। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? घटते क्रम में लिखना है तो रेडियो वेव से शुरुआत करेंगे। किससे करेंगे? रेडियो। तो रेडियो वेव का सबसे ज्यादा, उसका सिंबल कैसा होगा? ऐसा। आया बात समझ में? तो ये हो जाएगा घटते क्रम में। अच्छा इससे कम कौन? माइक्रोवेव। और उससे कम कौन? इंफ्रारेड, IR लिख लो। उसके बाद कौन? विजिबल। उसके बाद कौन? UV। उसके बाद एक्सरे, फिर गामा, और लास्ट में कॉस्मिक। सबसे कम कॉस्मिक लिखे कि नहीं? बोलो कोई दिक्कत? आया समझ में? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखना। अच्छा इसमें आइए, इसमें हमको लिखना है क्या? बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में मतलब छोटी वैल्यू से शुरू करेंगे और बड़ी वैल्यू तक जाएंगे। तो ऑर्डर कैसा घूमेगा? इस तरफ, ऐसा जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? तो सबसे छोटा वेवलेंथ किसका होगा इसमें बताइए? तो हमको पता है नीचे बढ़ता है तो ऊपर घटेगा, तो सबसे छोटा कॉस्मिक और सबसे बड़ी वैल्यू कौन? यानी सबसे लास्ट में रेडियो आएगा, सबसे शुरुआत में कौन आएगा? कॉस्मिक। अब बस ये दिमाग में अगर बैठा लिए तो फिर गलत नहीं होगा। कॉस्मिक, कॉस्मिक से ज़्यादा कौन? एक्सरे, एक्सरे सॉरी गामा, गामा से ज़्यादा एक्सरे, फिर यूवी, यूवी से ज़्यादा विजुअल, उसके बाद इंफ्रा, और लास्ट में माइक्रोवेव, और सबसे लास्ट में कौन होगा? रेडियो वेव्स। रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है इस बार। आप ईमानदारी से बताओ कितने लोग का सही है? ठीक है तो आंसर मिला लीजिए, बन गया तो। देखिए 45 नंबर ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ट्रैफिक सिग्नल वाला आपको दिक्कत हो सकता है, तो ट्रैफिक सिग्नल हमें ह्यूमन आई देख सकती है, इसका मतलब वो कौन सा रे है? विजुअल रे। आइए अब इसको ऑर्डर अरेंज करते हैं। तो इसमें बोला है कि फ्रीक्वेंसी बताइए, तो हमको कौन सा ऑर्डर बोला है? इंक्रीजिंग, यानी हम छोटे से शुरुआत करेंगे। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका होगा? जो सबसे नीचे होगा। सबसे कम किसका होगा? रेडियो वेव। इसका देखो जी फ्रीक्वेंसी सबसे कम, ऊपर जाने में बढ़ता है, तो रेडियो वेव का सबसे कम। और इससे ज़्यादा किसका होगा? इसके बाद कौन मिला? माइक्रोवेव। और फिर इससे ज़्यादा कौन होगा जी? नहीं ध्यान दो, ये माइक्रोवेव का विजुअल भी आ रहा है, तो विजुअल। और उसके बाद कौन आएगा? एक्सरे। और लास्ट में कौन आएगा? ठीक, ये सबसे ज़्यादा होगा कि नहीं? ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो क्वेश्चन पूछा होता है, इसी क्वेश्चन में मैंने तुमसे पूछ दिया कि बताइए एनर्जी का ऑर्डर और वेवलेंथ का ऑर्डर, इन दोनों में से किसका ऑर्डर इसके जैसा ही जाएगा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में कोई अंतर डायरेक्टली पूछना है। वेवलेंथ में अंतर होगा। किस में अंतर होगा? वेवलेंथ में। तो इसी क्वेश्चन में वेवलेंथ भी अरेंज कर सकते हो। चलिए कीजिए अरेंज। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए, ये कॉपी दिखाइएगा मुझे। सुनिए वेवलेंथ की बात करते हैं, तो हमको पता है इसका उल्टा चलेगा, कोई बड़ी बात थोड़ी थी, लेकिन चलो फिर भी हम जानते हैं वेवलेंथ नीचे की ओर बढ़ता है, यानी ऊपर सबसे छोटा, सबसे ऊपर कौन है? कॉस्मिक, तो कॉस्मिक हो जाएगा। और इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो सबसे कम इंक्रीजिंग, उसके बाद कौन हो जाएगा? एक्सरे। और सबसे ज़्यादा आपको पता है ना रेडियो वेव का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तो लास्ट में वो आएगा। फिर कौन आएगा? और उसके बाद कौन आएगा? और लास्ट में कौन आएगा? लास्ट में आ गया रेडियो वेव्स। बन जाएंगे इस तरह के सवाल? ठीक है लिख लो। देखिए
हमारा अर्थ बनने का पीछे का कहानी क्या है कि कॉस्मिक रे है ना, कॉस्मिक रे के पास एनर्जी है कि नहीं, एनर्जी है। तो कॉस्मिक रे यहाँ नहीं है, हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं है, ब्रह्मांड में माना जाता है। कहाँ है? ब्रह्मांड में। अच्छा, ये बहुत ही स्पीड से ट्रैवल करती है, तो ये आपस में क्या हो गए, सबसे पहले कोलाइड किए। क्या किए? कोलाइड। अब भाई ज़्यादा स्पीड चल गए, टकरा गया। ऑफकोर्स जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा स्पीड होगा तो टकराएंगे। अच्छा, ये टकराया तो ये कैसा है? एनर्जी। तो माना गया कि ये कन्वर्ट किस में हो गया? एनर्जी कन्वर्ट इनटू मास। तो मास में जैसे ही कन्वर्ट हुआ, बहुत बड़ा मास बना, ठीक है, बहुत बड़ा मास, जो कह सकते हो प्लैनेट बन गया। और ये फिर से एक्सप्लोड हो गया, फिर से बैंग, मतलब धमाका हो गया इसमें। क्यों धमाका हुआ? क्योंकि इसके पास एनर्जी था, तो ये बहुत ही ज़्यादा हीट नहीं होगा जी। अब बहुत ज़्यादा कोई गर्म होगा सब्सटेंस, गर्म करते जाओ तो फट जाएगा, आ जा रहा है। तो ये क्या हो गया, इसीलिए इसका नाम रखा है कि बिग बैंग, बिग बैंग थ्योरी, है ना। तो बिग बैंग थ्योरी, तो ये आपका क्या हो गया, फिर से धमाका हो गया। और ये धमाका होके छोटे छोटे प्लैनेट्स, मतलब छोटे छोटे जो प्लैनेट्स, जो ग्रह बने, वो इसमें बदल गए। फिर से एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? मास में। और छोटे छोटे, यही प्लैनेट्स को हम लोग जो जानते हैं अर्थ, और भी जानते हो वेनस वगैरह, ये सब है। तो ये छोटे छोटे प्लैनेट है। कहोगे इतना बड़ा प्लैनेट बन गया धमाके से? तो ये प्लैनेट जो बने हैं, आज भी ये ठंडा हो रहा है, आज भी क्या हो रहा है, ये कूल हो रहा है। कैसे हो रहा है कूल? शुरुआत में सुने होंगे कि बहुत समय तक ठंडा हुआ, उसके बाद जाके ये रहने लायक बना। लेकिन इसके अंदर ये आज भी ठंडे कैसे हो रहे हैं? देखो, हमारा अर्थ है ना, अंदर क्या है, ज्वालामुखी, वैल्केनो वगैरह है कि नहीं, वो इंटरनली ठंडा हो रहा है। कैसे हो रहा है? इंटरनली, अंदर पूरे अभी भी इनके अंदर एनर्जी है कि नहीं। वैल्केनो वगैरह कहीं देखते हो फट के बाहर निकल जाता है, तो वो क्या है, एनर्जी उसके स्टोर है। अच्छा, इसके अंदर एनर्जी क्यों आया? क्योंकि भाई पहले से बहुत ज़्यादा एनर्जी था, फटा और कन्वर्ट हुआ मास में, तो ये आ गया एनर्जी, तो ये प्लैनेट बन गया। उस हर एक प्लैनेट का नाम देते चले गए। आ रहा बात समझ में? तो ये माना जा रहा है कि हमारा जो अर्थ बना है वो किससे बना है? एक बहुत बड़े धमाके के कारण बना है, इसलिए इसका नाम क्या रखा? बिग बैंग। और इसको दिया था किसने? डार्विन ने। डार्विन्स थ्योरी सुने होंगे, नाम सुनते होंगे कि डार्विन्स थ्योरी अभी चल रहा है। लेकिन इस थ्योरी में अभी ये कमी ये है कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे मास को एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, हमने यूरेनियम में देखा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में, जिसको कि आइंस्टीन ने प्रूफ कर चुके हैं, ये प्रूफ हो चुका है। जिस दिन ये प्रूफ हो गया कि भाई एनर्जी भी कन्वर्ट होगा मास में, एनर्जी से हम कन्वर्ट कर देंगे मास में, तो ये थ्योरी सही मानी जाएगी। अभी ऐसा माना जाता है। आया बात समझ में? और इसके लिए फ्रांस में रिसर्च चल रहा है, वहाँ बहुत बड़ा टनल बना के वो लोग पोषण वगैरह को टकरा रहा है, और टकरा के देखेगा कि मास में कन्वर्ट होता है कि नहीं। लेकिन इसमें बहुत डर भी है, बहुत ज़मीन के अंदर गहराई में कर रहा है, ताकि एक्सप्लोड हो तो असर ना पड़े। आ रहा समझ में? तो बहुत रिस्की भी है। तो ये सब चल रहा है रिसर्च अभी फ़िलहाल के लिए। आया बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? बाकी रिसर्च होगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए सुनिए, हमने क्या क्या पढ़ा। बहुत सिंपल सी बात पढ़ी कि हमने देखा कि एनर्जी का ये फार्मूला था, जिसने किसने बताया? प्लैंक ने। तो प्लैंक ने थ्योरी दिया कि एनर्जी जो ये फार्मूला होगा NH म्यू या NHC बाय लैम्डा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? C बाय लैम्डा। तो ये फ्रीक्वेंसी की जगह हम C बाय लैम्डा लिख दिए। बोलो कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, इससे साफ दिख रहा है, प्लैंक ने यही थ्योरी तो बताया कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये कौन थ्योरी बताया? प्लैंक ने। और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। एनर्जी बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ घटेगा। आज हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किया, और उसी के आधार पे हमने पढ़ा कि इसको आप कैसे अरेंज कर सकते हो, वेवलेंथ को, फ्रीक्वेंसी को, और ये तो टाइप्स याद रहेंगे। सबसे बॉटम में कौन है? रेडियो वेव। सबसे टॉप में कौन है? कॉस्मिक। और ऐसा माना गया कि कॉस्मिक रे के टकराने से, क्योंकि ये इन्वर्स में पाया जाता है, कहाँ? इतनी एनर्जी है ना इसके अंदर कि हमें बहुत परेशानी हो सकती है। अगर हमारे यहाँ अर्थ पे होता तो लाइफ पॉसिबल शायद ना होती, क्योंकि अल्ट्रावायलेट से हमें दिक्कत है कि नहीं। तो अल्ट्रावायलेट को बचाने के लिए हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? ओजोन लेयर। इसके लिए लाइफ पॉसिबल है, नहीं तो अल्ट्रावायलेट डायरेक्ट आ जाए तो ऐसे ही इंसान का संभव यहाँ नहीं रहना है। ऐसे ही इतनी गर्मी पड़ रही है कि नहीं? ठीक है, आ रहा बात समझ में? तो हर चीज़ के लिए प्रोटेक्शन बना हुआ है, और वैसे चीज़ों को वहाँ रखा जा रहा है जहाँ पे मतलब इन्वर्स पूरा डिजाइन करके बनाया गया है ताकि लोग रह सकें। आया बात समझ में? कोई दिक्कत?
तो कल इतना रिवाइज करके आइएगा, और ये प्लैंक थ्योरी याद होना चाहिए, ऑर्डर याद होना चाहिए, नीचे कौन है टॉप में कौन है ना। ये हम पूछेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और 10 नंबर क्वेश्चन होमवर्क में लिख लीजिए एनसीईआरटी बुक का, आप लोग कल करके लाइएगा। उसमें भी क्या निकालना है, एनर्जी। तो ये आपका, हाँ तो एनर्जी निकालना है। आयोनाइजेशन एनर्जी बोला है आपको, हम बता दिए, एनर्जी निकालिए, बाद में पढ़ाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ठीक है। चलो हाँ, एच सी वाले